हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस से रिलेटेड एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें एलएलएम एंट्रेंस में जो जो सब्जेक्ट पूछे गए हैं सभी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताने का प्रयास करूंगा। शायद आई होप कि वो आपका एलएलएम एंट्रेंस में काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी क्वेश्चन इससे आने की संभावना भी है। तो देखिए, हम इसी कड़ी में बात करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट बेस और कुछ पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बेस कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इसकी परिवर्तनीय तिथि क्या है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्समेंट हुआ इसका, यानी परिवर्तन तिथि 1 सितंबर 1872 है। गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर 25 अप्रैल 1872 में किए गए और इसका अधिनियम संख्या जो है वो 9 है, यानी अधिनियम संख्या 9 है। इसमें 11 अध्याय हैं। अध्याय 7 जो सेक्शन 76 से 123 तक, यानी 76 से 123 तक था, वो निरसित कर दिया गया। उसे निकाल कर जो सब्जेक्ट बना है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना है, यानी माल एवं विक्रय कर अधिनियम, जो अध्याय 7 को निरसित करके बनाया गया है। इसी तरह से अध्याय 11 जो धारा 239 से 266, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 239 से 266 तक है, उसे निरसित यानी रिपील कर दिया गया। तो उसके स्थान पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ये रहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा चैप्टर है जो इससे माल और विक्रय कर बना, या फिर पूछ लेता है धारा अध्याय 7 जो है वो किस धारा से किस धारा तक था जो रिपील किया गया है। तो धारा 76 से 123 तक है, जिससे माल एवं विक्रय कर बना। और उसी प्रकार अध्याय 11 है जो धारा 239 से 266 तक था, उसे निरसित कर दिया गया। उसके स्थान पर भागीदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट आया। इसी प्रकार इसके निर्वाचन खंड से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंट्रेंस में ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो डेफिनेशन क्लॉज है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज के बारे में मोटा मोटा हम थोड़ा जल्दी बात करते हैं, जिससे कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप समझ पाओ। जैसे डेफिनेशन क्लॉज जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 2 में दे रखी है, जिसका हम बारी बारी से देखते हैं। जिसमें धारा 2A जो है उसमें प्रपोजल यानी प्रस्तावना या प्रस्ताव वर्ड डिफ़ाइन किया गया है। उसी प्रकार 2B में प्रॉमिस यानी वचन या प्रतिग्रहण या स्वीकार, इसे 3 तरह से हम जान सकते हैं। यानी सेक्शन 2B में प्रॉमिस, इंग्लिश में याद रखना है, प्रॉमिस के लिए डिफ़ाइन किया गया है। उसी प्रकार सेक्शन 2C में वचनदाता या वचनग्रहीता, प्रोमीजर या प्रोमीजी को डिफ़ाइन किया गया है। 2D में प्रतिफल यानी कंसीडरेशन को परिभाषित किया गया है। 2E में एग्रीमेंट, 2F में वैतिकारी वचन, 2G में शून्य करार, 2H में संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट, 2I में शून्यकरणीय संविदा यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, 2J में शून्य संविदा। यहाँ से डेफिनेशन क्लॉज से जो मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सेक्शन 2G में, या पूछ लिया वॉइड एग्रीमेंट कहाँ डिफ़ाइन किया गया, तो सेक्शन 2G में। और कॉन्ट्रैक्ट का पूछता है ज़्यादा, तो ये 2H में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार 2I शून्यकरणीय संविदा, 2J में शून्य संविदा। तो ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ परिभाषित किया गया है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन क्लॉज। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनके बारे में मैं तेज़ी से बताता हूँ। जैसे सेक्शन 4 है, संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है। सेक्शन 6 है, स्वीकृत कैसे किया जाता है। सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 है, वचन अभिव्यक्त और विवक्षित, यानी वचन ये जो है मौखिक वचन भी माना जाता है। उसी प्रकार सेक्शन
10 है कौन सी करार संविदाएँ हैं। सेक्शन 11 में दे रखा है संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, अर्थात संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है SMR यानी साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, M यानी मेजर होना चाहिए, जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग जो 18 साल एज पूरी कर चुका है वो मेजर माना जाएगा, और R यानी उसे ट्रांसफ़र कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट है उसे करने का उसे अधिकार होना चाहिए। तो ये सेक्शन 11 में दे रखा है कि कौन कॉम्पिटेंट होगा संविदा करने के लिए। सेक्शन 12 में स्वस्थ यानी स्वस्थ मस्तिष्क के बारे में बात की है, कौन स्वस्थ चित्त माना जाएगा संविदा करने के लिए। सेक्शन 13 में सम्मति की परिभाषा, 14 में स्वतंत्र सहमति की परिभाषा था। स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट, कब फ्री कंसेंट मानी जाएगी, तो सेक्शन 15 से 22 के अंतर्गत ना आता हो तो वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। जैसे उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है क्यूपम, C से हो गया कुअर्सन यानी जो धारा 15 में कुअर्सन है, U से हो गया अनडू इन्फ्लुएंस, F से हो गया फ्री फ्रॉड ना होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इनके अंतर्गत नहीं आता हो तो फ्री कंसेंट माना जाएगा। तो धारा 15 में जो हो गई प्रपीड़न हो गई, धारा 16 में असम्यक असर हो गया, धारा 17 कपट हो गई, 18 दुर्व्यपदेशन हो गई। और फिर बात करते हैं धारा 23 कौन से उद्देश्य विधिपूर्ण है। तो धारा 23 जो बात करती है वो कौन सा उद्देश्य विधिपूर्ण है उसकी बात करती है। फिर यहाँ इसके बाद पूछा जाता है मैक्सिमम धारा 25 में जो एक्सेप्शन दे रखे हैं यानी प्रतिफल के बिना करार शून्य है, तो पूछ लेता है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य है कौन सी धारा में परिभाषित है किया गया, मतलब कौन सी धारा में इसका प्रावधान दिया गया है। तो धारा 25 है, उसमें 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं जो प्रतिफल के बिना भी करार वैध होते हैं, जैसे लव एंड अफेक्शन यानी प्रेम एवं स्नेह व स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया वचन, और काल बाधित ऋण यानी टाइम बार डेब्ट। ये 3 तो इससे भी प्रतिफल के बिना भी ये मतलब वैध माने जाते हैं। विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट जो है वैलिड माना जाता है। धारा 26 विवाह के अवरोधक करार के बारे में बात करती है। धारा 27 व्यापार के अवरोधक के बारे में। धारा 28 विधिक कार्रवाइयों के बारे में। तो एक बार पिछले कुछ सालों में पूछा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कौन सी धारा है जिसमें 1997 में संशोधन किया गया था तो वो धारा 28 यानी विधिक कार्रवाई का अवरोधक करार है जिसमें 1997 में संशोधन किया गया था। तो ये एंट्रेंस में पूछा गया था। उसी प्रकार सेक्शन 29 अनिश्चितता का सिद्धांत भी दे रखा है इसमें, यानी करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, तो इसमें जो है अनिश्चितता का सिद्धांत भी दे रखा है। उसी प्रकार सेक्शन 30 पंगम या बाजी करार शून्य, मैक्सिमम एग्जाम में लिखा हुआ पंगम के ऊपर करार शून्य माना जाता है, ये वर्ड लिखा हुआ मिलता है। उसी प्रकार हम बात करते हैं समाश्रित संविदाओं के विषय में। तो समाश्रित संविदा किस धारा से किस धारा तक इसका जो अध्याय है वो दे रखा है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समाश्रित संविदाओं के विषय में कहाँ से कहाँ तक धाराएं दे रखी हैं। तो सेक्शन 31 से 36 तक दे रखा है। मैक्सिमम यहाँ से सेक्शन 36 ही पूछता है। असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य होते हैं, जैसे इसमें पूछ लेता है कि 2 समांतर रेखाएं जाती हैं तो वो किसी स्थान पर नहीं मिलती हैं, तो ये किस प्रकार की संविदा है, तो ये असंभव घटना मतलब असंभवता से संबंधित है, इसलिए कहीं भी नहीं मिलती है, तो ये जो है वॉइड माना जाएगा। तो ये इलेक्ट्रेशन काफ़ी पूछता है। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, जैसे सेक्शन 55 है। तो 55 में उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है, नियत समय पर पालन न करने का प्रभाव। इससे पहले मैं एक धारा और बताना चाह रहा था, वो सेक्शन 39 है जो मैक्सिमम पूछा जाता है। उसमें एक डॉक्ट्रिन दे रखी है प्रत्याशित संविदा भंग का सिद्धांत। तो ये पूछ लिया जाता है कि प्रत्याशित संविदा भंग का सिद्धांत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कौन सी धारा में दे रखा है, तो ये धारा 39 में दे रखा है। उसी प्रकार सेक्शन 56 है। सेक्शन जो 56 है उसका जो है हमें इंग्लिश वर्जन याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से याद रखोगे
तो ये धारा आसानी से याद रहेगी। बाकी इसके हिंदी में बहुत नाम है, हमेशा इसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए इसका इंग्लिश वर्जन अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हिंदी में मैक्सिमम जो है इसके कई सारे नाम हैं, जैसे विफलीकरण का सिद्धांत, प्रयोजननाश का सिद्धांत, विफलन का सिद्धांत, असफलता का सिद्धांत, व्यर्थता का सिद्धांत, नैराश्य का सिद्धांत, नष्टता का सिद्धांत, ध्वस्तता का सिद्धांत, असंभवता का सिद्धांत, कहीं कहीं कुंठा का सिद्धांत भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो इसलिए इसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से याद रखना। इस पर कुछ केस भी हैं, जैसे टेलर वर्सेस कोल्डवेल का है, और सत्यव्रता घोष बनाम मुगनीराम है, हेनरी वर्सेस क्रेल का है। तो ये केस मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सी धारा से संबंधित है, संभवता के करार से संबंधित कौन कौन से बाद हैं। तो ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। एंट्रेंस हो या कोई जुडिशरी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें हमेशा पूछे जाते हैं। एक है सत्यव्रता घोष बनाम मुगनीराम, दूसरा केस है टेलर बनाम कोल्डवेल, तीसरा है हेनरी वर्सेस क्रेल, ऐसी कुछ है। तो ये 3 केस हैं, ये मैक्सिमम इससे संबंधित जो धारा 56 से संबंधित है, मैक्सिमम जो पूछे ही जाते हैं। तो इनका विशेष ध्यान रखें और इन्हें पढ़कर अवश्य जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मैगजीन उसकी डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल की, जो इसमें सिद्धांत दिए गए हैं, जो कि कौन कौन सी धारा से संबंधित है, उन पर विशेष ध्यान देकर जाना है। उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में हमेशा मिलेगा। तो ये हम बात करते हैं बारी बारी से कौन कौन से डॉक्ट्रिन इसमें दिए गए हैं। जैसे एक डॉक्ट्रिन है प्रत्यय स्थापन का सिद्धांत, जो सेक्शन 18 से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रत्याशित संविदा भंग का सिद्धांत या पूर्वकालिक संविदा भंग का सिद्धांत, जो धारा 39 से संबंधित है। वही जो अभी मैंने बताया था, नैराश्य का सिद्धांत है, संभवता का सिद्धांत, व्यर्थता, तदर्थता है, कुंठा वगैरह, ये सारे टाइप के हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इंग्लिश वर्जन में जो लिखा हुआ मिलेगा वो हमेशा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिखा हुआ मिलेगा, जो सेक्शन 56 से संबंधित है। नेक्स्ट क्लेटन का नियम 59 से संबंधित है। संविदा नवीनीकरण का सिद्धांत 62 से संबंधित है। संविदा कल्प के दायित्व का सिद्धांत लॉर्ड मैन्सफील्ड ने दिया था, जो अध्याय 5 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 68 से 72 तक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किस धारा से किस धारा तक दिया हुआ है। तो ये सेक्शन 68 से 72 तक दिया गया है। नेक्स्ट है क्वांटम मैरियट का सिद्धांत, यानी क्वांटम मैरियट, इसमें एक वर्ड और लिखा हुआ आ जाता है कि जितना काम उताम, ये किस धारा से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 70 से संबंधित है। माल पड़ा पाने वाले का दायित्व 71 से संबंधित है। और एक है पेरी डेलेक्टो का सिद्धांत। पेरी डेलेक्टो का सिद्धांत जो है 2 केस संबंधित हैं, इससे जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ओंकार मल वर्सेस बनवारी लाल। नेक्स्ट है कॉलिंस वर्सेस ब्लैक्टर 1976 से 1962 का। तो ये केस पेरी डेलेक्टो सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है न्यूडम पैक्टम, बिना प्रतिफल का, यानी विदाउट कंसीडरेशन संबंधित जो एक मैगजीम है न्यूडम पैक्टम, तो वो पूछ लिया जाता है। और कंसेस एड आइडम, मस्तिष्क का सम्मेलन, यानी एक ही बात पर निर्भर होना, तो ये भी मैक्सिमम पूछ लिया जाता है संविदा से संबंधित। तो नेक्स्ट बात करते हैं कैविएट एम्पटर का क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि कैविएट एम्पटर का क्या अर्थ है। तो खरीदार सावधान रहे, यानी क्रेता जो है वो सतर्क रहे से संबंधित है ये। तो इसी प्रकार हम कुछ इम्पोर्टेंट केस हैं जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो मैं उन किस केस में यानी किस बाद में क्या कहा गया है, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में पूछे गए केस ही हैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो इन केसों को अवश्य पढ़कर जाएं। हो सके तो मेरी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये केस किस विषय से संबंधित है तो याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे। जैसे घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास का केस है, तो ये अनैतिकता की अवधारणा से संबंधित है। और ये कई बार जो है बाजी करार के संपार्श्विक करार से संबंधित पूछ लिया जाता है। तो ये घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव प्रसाद बाजी के करार से भी संबंधित माना जाता है। कोचेस्टर वर्सेस डिलाटूर का बाद जो है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, दोनों धारा 39 से संबंधित हैं। रॉबिन्सन वर्सेस डेविन्सन 1871 का पियानो बजाने का केस, यानी पियानो बजाने वाला केस कौन सा है तो आ जाता है। तो ये जो है रॉबिन्सन वर्सेस डेविन्सन है, जो सेक्शन 56 यानी असंभवता के सिद्धांत से भी संबंधित है।
तो रॉबिन्सन वर्सेस डेविन्सन। पियानो बजाने वाला केस भी पूछ लिया जाता है कि पियानो बजाने वाला केस कौन सा है या इससे संबंधित कौन सा केस है, तो रॉबिन्सन वर्सेस डेविन्सन ही लगाना है। नेक्स्ट हम कुछ केसों की बात करेंगे। ट्विंडल वर्सेस एटकिंसन, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा संबंध के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड वर्सेस रेंच, प्रति प्रस्ताव यानी क्रॉस प्रपोजल से संबंधित है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये सामान्य प्रस्ताव से संबंधित है। ऐसे में न्यायमूर्ति हॉकिंस थे। टिन वर्सेस हाफमैन एंड कंपनी, ये प्रति प्रस्तावना से संबंधित है। एक केस है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, वचनात्मक विबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है डटन वर्सेस पूल। डटन वर्सेस पूल का जो केस है वो सर्वप्रथम संविदा संबंध के सिद्धांत पर लागू हुआ। और नेक्स्ट केस है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी, तो ये संविदात्मक संबंध से भी संबंधित है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत से भी संबंधित है, और परिनिर्धारित नुकसानी से संबंधित बात पूछ लिया जाए तब भी डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी एंड सेल्फ्रिज एंड कंपनी ही लगाना है। नेक्स्ट है होचेस्टर वर्सेस डिलाटूर 1853 का केस, इसमें न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न थे, ये पूर्वकालिक संविदा भंग से संबंधित है। सत्यव्रता घोष बनाम मगनीराम 1954 का केस, न्यायमूर्ति BK मुखर्जी थे इसमें, इसे ये मैंने बता ही दिया, सेक्शन 56 से संबंधित है यानी निराशा का विफलता का सिद्धांत से संबंधित है। डेरी वर्सेस पीक, इसमें ये कपट से संबंधित है। डेरी वर्सेस पीक यानी मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर, संविदा के आशय से संबंधित है। हैंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन 1875 का जो केस है ये युक्ति युक्त सूचना से संबंधित है। क्यूरी वर्सेस मिस 1875 प्रतिफल से संबंधित है। राजा रानी वर्सेस प्रेम अदीब का जो केस है ये एबेस के द्वारा करार से संबंधित है। नेक्स्ट है फिशर वर्सेस बेल, ये कीमत का कोटेशन या ट्रीट करने का न्योता से संबंधित। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास का केस जो है लॉर्ड फोर्थ नाथ, इसमें चीफ मतलब न्यायाधीश थे, ये बहुत पूछा जाता है। तो एबेस के करार से संबंधित है या एबेस के संविदा करने से संबंधित है। तो यह नाबालिग का करार जो है वो प्रारंभ से ही शून्य होता है, यानी जो नाबालिग है उसके द्वारा किया गया करार वो प्रारंभता शून्य होता है, तो इससे भी संबंधित है। रिचर्डसन वर्सेस मेलिस का जो केस है वो लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा है, ये काफ़ी पूछा जाता है कि लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा है, इसमें न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस बोरो थे। तो इसमें जस्टिस पूछ लिए जाते हैं कि लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा से संबंधित जो सूक्ति है इसमें जो है ये डिसीजन किस न्यायाधीश ने दिया था, तो इसमें न्यायमूर्ति बोरो थे और केस का नाम था रिचर्डसन वर्सेस मेलिस। उसी प्रकार क्रैल वर्सेस हेनरी मैन मैंने बता ही दिया, निराशा के सिद्धांत से संबंधित है। और हैंडले वर्सेस बैक्सनडेल, ये केस भी बहुत पूछा जाता है। हैंडले वर्सेस बैक्सनडेल 1854 का केस है, इसमें न्यायाधीश एल्डरसन थे, जिसमें जो यह केस है क्षतिपूर्ति की संविदा से संबंधित है, यानी सामान्य क्षतिपूर्ति एवं विशेष क्षतिपूर्ति पहली बार इसी ही केस में प्रतिपादित की गई थी, यानी हैंडले वर्सेस बैक्सनडेल के केस में। तो स्कार्फ वर्सेस जॉर्डाइन का जो केस है संविदा के नवीन से संबंधित है, जो सेक्शन 62 से संबंधित है। और रॉबिन्सन वर्सेस डेविन्सन का केस है, ये भी असंभवता का सिद्धांत या व्यक्तिगत कौशल या योग्यता से संबंधित है। तो ये इतने केस हैं जो खासकर पूछे जाते हैं। चिक्कम अमीराज वर्सेस चिक्कम सेसमा का जो केस है वो प्रपीड़न से संबंधित है, यानी प्रपीड़न सेक्शन ना पूछकर केस पूछ लिया जाता है कि प्रपीड़न से संबंधित कौन सा केस है, तो ये जो है चिक्कम अमीराज वर्सेस चिक्कम सेसमा का केस पूछ लिया जाता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों के बारे में कि कौन सा क्वेश्चन अधिकतम पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को तेज़ी से हम रिपीट करते हैं, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक हो। एक बार इस वीडियो को अवश्य देख के जाएं, हो सके तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। कोई भी चीज़ संबंधी कोई भी परेशानी है तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर एक कमेंट का जवाब अवश्य मिलेगा। हम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में तेज़ी से बात करते हैं, जैसे संविदा भंग के लिए नुकसानी से संबंधित बात कौन कौन से हैं। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर यूपी PCS JK 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, BHU के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इससे संबंधित यानी संविदा भंग के लिए नुकसानी से संबंधित कौन कौन से केस हैं, तो इसमें हैंडले वर्सेस बैक्सनडेल का केस था, मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस गोविंद राय का केस था, डोमिनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ऑल इंडिया रिपोर्टर लिमिटेड का केस था, यानी तीनों केस जो थे संविदा भंग के नुकसानी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यानी जब टेलीफोन से संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहाँ स्वीकृति सुनी जाती है। तो इससे संबंधित कौन सा केस था? तो इससे संबंधित भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल का केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नवीन जो है, नवीन से संबंधित प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किस धारा में दे रखा है? तो सेक्शन 62 में दे रखा है। अनुचित समृद्धि, अनुचित समृद्धि या जितना काम उतना दाम, या क्या था वो कैवियट वो था, यानी कुल मिलाकर अनुचित समृद्धि जो है सेक्शन 70 से संबंधित है। और संविदा के लिए सक्षम पक्षकार सेक्शन 11 में दे रखा है। मृत्यु पारित करने की धमकी देकर संपत्ति से कब्जा हटाना सेक्शन 15 में दे रखा है। क्लेटन का नियम बहुत बार पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्लेटन का नियम कहाँ दिया गया है? तो वो सेक्शन 59 में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। बाजी के करार होते हैं तो ये शून्य और विधि द्वारा अपरिवर्तनीय होते हैं। तो ये पूछा जाता है कि बाजी के करार होते हैं तो ये शून्य और विधि द्वारा अपरिवर्तनीय होते हैं। धारा 4 में उपबंध किस चीज़ का उपबंध किया गया है? तो प्रस्थापना की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना और प्रतिसंग्रहण की संसूचना का प्रावधान किया गया है कॉन्ट्रैक्ट की धारा 4 में। सेक्शन 71 से संबंधित क्या प्रावधान है? तो ये माल पड़ा पाने वाले का दायित्व, अर्थात ये कुछ धाराएं और उसके प्रोविज़न जो दिए गए हैं वो एक दूसरे से मिलाने के लिए आ जाते हैं। मिलान करने के लिए किस धारा से कौन सा मैटर संबंधित है? जैसे सेक्शन, तो ये मिलान के लिए ही चार सेक्शन दे दिए, एक तरफ जो है उससे संबंधित प्रावधान दे दिए। तो ये मिलान करने के लिए आया प्रीवियस ईयर में UPPCS JK 2006 के उसमें एग्ज़ाम में। तो जैसे सेक्शन 71 दे रखा है तो माल पड़ा पाने वाले का दायित्व है, इससे संबंधित। सेक्शन 128 दे रखा है तो इससे संबंधित प्रोविज़न है प्रतिभू के लिए प्रतिफल। नेक्स्ट सेक्शन 191 यानी सेक्शन 191 से संबंधित प्रावधान उप अभिकर्ता की परिभाषा दे रखी है। सेक्शन 171 में बैंकरों, फैक्टरों, घटवालों, अटॉर्नी और बीमा दलालों का संधारण का अधिकार दे रखा है। तो इस तरीके से पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा, भंग के लिए प्रतिकर के निर्धारण का सिद्धांत दिया गया था तो किस केस में दिया गया था? तो ये केस था हैंडले वर्सेस बैक्सटेंडेल, यानी सेक्शन जो 73 है माल क्षतिपूर्ति की संविदा से संबंधित, तो वो दे रखा है हैंडले वर्सेस बैक्सटेंडेल के केस में। तो फिर कुछ केस दे दिए, उन केसों में क्या प्रोविज़न दिया गया है? तो वो मिलान करने के लिए दे दिया, यानी धारा मार्जिनल नोट्स से मिलान करने के लिए दे दिया, और उसी प्रकार किस केस में क्या प्रोविज़न दिया गया तो उससे संबंधित मिलाने के लिए दे दिया। जिसमें जो है हम देखते हैं कि मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर का केस संविदा के हास्य से संबंधित है। वीक्स वर्सेस टाई वेल्ड का केस जो है सामान्य हास्य से संबंधित है। इसी प्रकार जो है हैंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन युक्ति युक्त संसूचना से संबंधित है। क्यूरी वर्सेस मीसा जो है प्रतिफल से संबंधित है। तो ये इस तरीके से मिलान करने के लिए दे देते हैं। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं, जैसे चलत प्रत्याभूति की संविदा जो है वो सेक्शन 129 यानी चलत प्रत्याभूति की संविदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 129 में दे रखा है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का निर्वाचन खंड कहाँ दे रखा है? तो ये धारा 2 में दे रखा है। देखो आया हुआ क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो डेफिनेशन क्लॉज है, निर्वाचन खंड है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किस धारा में दे रखा है? तो धारा 2 में दे रखा है। तो इसी प्रकार धारा 27 के अंतर्गत व्यापार में अवरोधक करार जो होते हैं वो शून्य होते हैं, यानी धारा 24 से 30 तक जितने भी संविदाएं की जाएंगी वो शून्य होती हैं, यानी वॉइड होती हैं। जो वॉइड एग्रीमेंट की जो बात की है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 24 से 30 तक में की गई है। तो उसके अंतर्गत जो भी प्रावधान है वो सारे वॉइड ही माने जाते हैं। तो एक है रेलवे का जो टाइम टेबल है वो किस टाइप का क्या माना जाएगा? तो वो सामान्य प्रस्ताव माना जाएगा, यानी जनरल प्रपोजल माना जाएगा रेलवे का टाइम टेबल। निविदा हेतु जन सूचना जो होती है वो प्रस्ताव का आमंत्रण, निविदा मीन्स टेंडर हेतु जो जन सूचना की जाती है वो प्रस्ताव का आमंत्रण मानी जाती है। उसी प्रकार भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत अनुमन्य क्षतिपूर्ति जो है वो किस प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है? तो प्रतिकारात्मक क्षतिपूर्ति मानी जाती है। जो है हैंडले वर्सेस बैक्सटेंडेल का जो केस था वो इसी से संबंधित था। इसी प्रकार जो टाइम बार डेप्ट की बात की गई है वो तो सेक्शन 25 में की गई है। उसके एक एक्सप्लेनेशन है जिसमें टाइम बार की बात की गई है, यानी एक्सेप्शन के रूप में सेक्शन 25 में टाइम बार डेप्ट दे रखा है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहाँ स्वीकृति सुनी जाती है। तो ये भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस में बात कही गई है, कई बार रिपीट किया गया है अलग अलग एग्जाम में।
एक केस है जो दे रखा है सामान्य प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से केस हैं। तो जो सामान्य प्रस्तावना यानी जनरल प्रपोजल है उससे संबंधित जिन केसों की बात की गई है उसमें जो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अगला केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी। तो इन दोनों केसों की जो बात की गई है वो सामान्य प्रस्तावना से संबंधित हैं ये दोनों केस। न्यूडम पैक्टम का तात्पर्य मैंने बता ही दिया, बिना प्रतिफल का, तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन। राजा रानी वर्सेस प्रेम अदीब का जो केस है वो एवेस्क द्वारा करार से संबंधित है। हार्वे वर्सेस फैसी का जो केस है वो प्रस्तावना के लिए निमंत्रण से संबंधित है। इसी प्रकार ये भी कई एग्जाम में पूछा गया कि प्रतिकर के निर्धारण के लिए सिद्धांत किस बाद में दिया गया। तो हैंडले वर्सेस बैक्सटेंडेल, यानी हैंडले वर्सेस बैक्सटेंडेल का केस भी कई बार पूछा गया है। एक प्रावधान है जो दो केस से संबंधित है, यानी वचनात्मक विबंध का जो सिद्धांत है ये किस बाद में, कौन कौन से बाद इससे संबंधित। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है। दूसरा दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ का केस है। तो ये दोनों जो केस है ये वचनात्मक विबंध के बाद से संबंधित हैं। इसी प्रकार हम कुछ और प्रोविजन की बात करते हैं जो केसों से संबंधित है, जैसे प्रति प्रस्ताव यानी क्रॉस प्रपोजल जो है हाइट वर्सेस रेंज का केस है जिसमें प्रति प्रस्ताव की बात की गई है। भंग के लिए प्रतिकर के किस बाद में बात की गई है। तो AS जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद के बाद में बात की गई है। आचरण द्वारा प्रतिग्रहण की जो बात की गई है वो हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी वर्सेस श्याम सुंदर के बाद में की गई है। इसी प्रकार वाणिज्यिक कठिनाई की जो बात है वो गंगा शरण वर्सेस राम गोपाल के बाद में बात की गई है। और मैं जो बात कर रहा था सेक्शन 28 के बारे में कि कौन सी ऐसी भारतीय संविधान अधिनियम में जो संशोधन किया गया था 1997 में, तो वो कौन सी धारा में किया गया था। वो सेक्शन 28 था जिसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविदा में दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है, यानी कोई भी संविदा होती है तो उसके दायित्व में जो परिवर्तन होता है वो उसे क्या कहा जाता है। तो एक तरीके वो नवीयन कहा जाता है। तो नवीयन की बात जो की गई है वो सेक्शन 62 में की गई है। तो यहाँ सीधा सीधा उसका प्रोविज़न पूछ लिया कि दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो वो नवीयन कहा जाता है। हम बात कर रहे थे, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर के BHU के 2018 के एग्ज़ाम में कि भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धाराएं माल विक्रय अधिनियम 1930 द्वारा निरसित की गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो धाराएं हैं वो जो निरसित की गई हैं वो किस धारा से किस धारा तक है। तो इसका कभी कभी अध्याय भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना अध्याय 7 है, धारा 76 से 123 तक जो रिपील किया गया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो उसे रिपील करके माल विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया माल विक्रय अधिनियम 1930 द्वारा जो निरसित की गई थी वो धारा 76 से 123 तक की गई थी। तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इसे हमेशा याद करके जाएं। तो जैसे यहाँ पूछ लिया, कुछ केस यहाँ पूछ रखे हैं। विफलता का सिद्धांत टेलर वर्सेस कोल्डवेल से संबंधित है। विशेष क्षतिपूर्ति हैंडले वर्सेस बैक्सटेंडेल। पूर्वकालिक संविदा भंग होचेस्टर वर्सेस डिलाटूर का केस है। क्रॉस प्रस्ताव टिन वर्सेस हाफमैन का केस है। बाजी के करार ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कि शून्य होते हैं जो सेक्शन 30 में दे रखे हैं। हमेशा ध्यान रखना सेक्शन 13 में जो दे रखा है कभी कभी बाजी के करार शब्द से पूछ लिया जाता है, या पंगम के तौर पर करार, वर्ड लिखा हुआ पंगम के तौर पर करार। इंग्लिश में याद रखना वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट लिख कर आता है कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है कहाँ दिया गया है। तो सेक्शन 30 में जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफाइन नहीं किया गया है, केवल उसका प्रोविज़न दिया गया है। कभी पूछ ले कि बाजी के करार कहाँ परिभाषित किया गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किसी भी धारा में परिभाषित नहीं किया गया है, यहाँ केवल उसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है परिणामकार के मोचन का अधिकार कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 177 में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जमानत युक्त संविदा के अंतर्गत कितनी संविदाएं प्रतिपक्ष पक्षकारों के बीच होती हैं, यानी जो प्रतिभू और प्रतिभूति से संबंधित जो संविदाएं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो ये 3 प्रकार की बताई गई हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। एक केस पूछ रखा पैराडाइन वर्सेस जैन का मामला। तो पैराडाइन का जो केस है वो कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से ही संबंधित है।
ये पूछ रखा है बाजी का सिद्धांत लागू होता है सेक्शन 30 पर, यानी सेक्शन 30 में उसका प्रोविज़न दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये कब इन्फोर्समेंट हुई थी, इसकी डेट तो 1 सितंबर 1872 दे रखी है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है साधारण संविदा के लिए लिमिटेशन पूछ लेता है कि साधारण संविदा है उसकी लिमिटेशन क्या है। तो जनरली लिमिटेशन 3 वर्ष मानी जाती है, तो इसके लिए हम 3 वर्ष लगाएंगे। बाकी कुछ धाराएं मैं बतानी भूल गया था। जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड यानी जो 124 से स्टार्ट होता है, वहाँ से क्षतिपूर्ति की संविदा हुआ, बेलमेंट से संबंधित हुआ, गिरमी से संबंधित हुआ, एजेंसी से संबंधित हुआ। तो यहाँ जो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, केवल धारा भी आते हैं यहाँ से, तो उसके लिए मैं कुछ धाराएँ बताना चाहूँगा किस धारा से क्या संबंधित है। जैसे सेक्शन 124 यानी सेक्शन 124 में जो क्षतिपूर्ति की संविदा है, 125 में क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार दे रखे हैं, 126 में प्रत्याभूति की संविदा दे रखी है, 127 में प्रतिभूति के लिए प्रतिफल दे रखा है, 128 में प्रतिभू के दायित्व दे रखे हैं, 129 में चलत प्रत्याभूति, यानी मैक्सिमम यही पूछा जाता है 124, 126, 128, 129। तो ये 4 धाराएं यहाँ से ज़्यादातर पूछी जाती हैं। बाकी बेलमेंट की अगर बात की जाए तो बेलमेंट सेक्शन 148 यानी 148 में दिया गया है, जिसमें उपनिधान यानी बेलर, बेली और बेलमेंट के बारे में बात की गई है, तो वो सेक्शन 148 है। जो गिरमी की बात की गई है वो सेक्शन 172 में बात की गई है कि गिरमी में तीनों की परिभाषा, जैसे गिरमी हुआ, परिणामकार और परिणामदार, तो इनकी सबकी जो प्रावधान किया गया वो 172 में ही किया गया। उसी प्रकार एजेंसी को जो परिभाषित किया गया वो मतलब एजेंसी का जो प्रावधान दिया गया है वो सेक्शन 182 में दिया गया है, जिसमें अभिकर्ता और मालिक दोनों को डिफाइन किया गया है। इसी प्रकार सेक्शन 191 उप अभिकर्ता की परिभाषा दी गई है, और जो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी है वो सेक्शन 210 में दिया गया है। यानी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी यानी एजेंसी का पर्यवसान की जो बात की गई है, यानी उसका समापन जो है सेक्शन 201 में किया गया है। इसी प्रकार हम कुछ इसके बाद नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के बारे में वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना हेल्पफुल है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि एंट्रेंस में इससे संबंधित कम से कम कॉन्ट्रैक्ट में अगर 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 से 4-5 क्वेश्चन तक भी इतने क्वेश्चनों में से आ सकते हैं। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अवश्य देख के जाएँ। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू, धन्यवाद।